नमस्ते, मैं हूँ दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से। जैसा आपको मालूम है कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हमने कल बात की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये बेसिक टर्म्स के बारे में हमने समझा अपने पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 की, जिसमें हम रेजिस्टेंस समझेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, एसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस जैसा आपको मालूम है हम बात कर चुके हैं लास्ट जो कल के लेक्चर का लास्ट टॉपिक था रेजिस्टेंस, जिसमें हमने सीखा रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो एक करंट के फ्लो को, जो चार्जेस फ्लो करेंगे करंट के फॉर्म में, जो उनको एक ऑपोजिशन मिलेगा सर्किट में, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन्वर्सली एरिया पे एंड डायरेक्टली लेंथ पे। जैसा हमने देखा था, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा किसी भी कंडक्टर का, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उस कंडक्टर का उतना कम रेजिस्टेंस होगा। और वो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमारे पास आया था रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियसली देखा था। अब रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग समझेंगे कि रेजिस्टेंस को हम ग्रुप करके अगर लगा रहे हैं, जैसे आपके घर पे भी रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन लगाना पड़ता है बीच बीच में। जैसे आप टीवी लगा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी प्रेस यूज़ कर रहे हैं, चार्जर आप इवन यूज़ कर रहे हैं, वो सब रेजिस्टेंस का काम करता है सर्किट में। तो इनको किस तरह से आप अरेंज करते हो, क्या इनको आप सीरीज में लगाते हो या इनको पैरेलल में लगाना होता है। तो रेजिस्टेंस की जो ग्रुपिंग होती है वो दो तरीके से होती है। तो रेजिस्टेंस या तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं या रेजिस्टेंस को आप पैरेलली अरेंज कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा जब हम रेजिस्टेंस को, जैसे 3 बल्ब है या रेफ्रिजरेटर या टीवी, हीटर, आयरन, कुछ भी हो सकता है लगा हुआ, तो इन 3 बल्ब की जगह 3 रजिस्टर आ रहे हैं, ये R1, R2, R3, ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस पूरे सर्किट में। ये जो बैटरी है ये कुछ वोल्टेज की बैटरी है जो V होगा, और ये कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रही होगी पूरे सर्किट पे, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज सबके लिए सेम नहीं होगा, यहाँ पे अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो इस वाले के लिए वोल्टेज V1 होगा, इस वाले के लिए वोल्टेज V2 होगा, इस वाले के लिए वोल्टेज V3 होगा। पर करंट सबके लिए सेम होगा, क्योंकि I ही यहाँ से करंट जा रहा है, तो I करंट जा रहा है और निकल भी I रहा है, लास्ट में I करंट जा रहा है और यहाँ पे भी I करंट ही आ रहा है। तो देखो करंट क्या रहेगा, जब सीरीज में अरेंज करेंगे तो करंट रहेगा सेम। एक मिनट, करंट होगा सेम, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी अलग अलग, मतलब डिफरेंट होगा। हर एक रजिस्टर का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पर करंट सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो इसका अगर जब हम कैलकुलेट करके देखें लास्ट में, क्योंकि टोटल V क्या है, टोटल V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और V क्या होगा IR, और V1 IR1। IR क्यों होगा, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है, V इक्वल्स टू IR होता है, ओम्स लॉ में पढ़ा, हमने कल डिस्कस किया था। तो IR1 रख दिया, यहाँ पे IR2 रख देंगे, यहाँ पे IR3 रख देंगे। I कॉमन ले लो, IR इक्वल्स टू I कॉमन लेके अंदर बच गया R1, R2 एंड R3। I से I कैंसिल होके R इक्विवेलेंट जो निकल रहा है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे सर्किट का, बस ऐड कर दोगे सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस को, है ना। इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको मिल जाएगा। तो ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। पर जब पैरेलली आपने लगाया है, पैरेलली यहाँ पे ये वोल्टेज है, R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, R4 होगा। अब इन सब के लिए वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए वोल्टेज यहाँ से जा रहा है V, यहाँ से जा रहा है इसके लिए भी, तो इनके बीच का डिफरेंस भी V है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस भी V है,
है ना, सेम पॉइंट है ना, यही वाला पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, यही वाला पॉइंट का वोल्टेज यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे भी V होगा और यहाँ पे भी V होगा, तो वोल्टेज तो सेम है। क्या करंट सेम है? नहीं। I यहाँ पे करंट है, यहाँ पे डिवाइड होके I बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जंक्शन आ गया ना, आधा इधर गया आधा ऊपर गया, फिर आधा इधर गया, I2 यहाँ गया और यहाँ I3 गया, ये I3 जा रहा है और यहाँ से I4 जा रहा है, तो इसमें उल्टा हो गया। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज सेम हो गया, वोल्टेज सेम हो गया, पर I डिफरेंट हो गया। जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, पर करंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से अगर हम कैलकुलेशन करें, यहाँ पे सेम इसी तरह से अगर हम ओम्स लॉ से कैलकुलेशन करें तो I क्या होगा? यहाँ पे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि करंट यहाँ पे तीनों का सम है, I1 I2 I3 I4, ये जो सारा यहाँ से जा रहा है इसका ही सम है, I4 भी है यहाँ पे, तो टोटल मिला यही तो डिवाइड कर रहा है चारों करंट्स में, तो यही यहाँ पे जुड़ के भी वापस ये I ही बना रहा है, वापस मिलके I4 I3 से मिलेगा, I3 I2 से, I3 I1 से और वापस I बन जाएगा। तो टोटल करंट जो है वो ये है। I की वैल्यू क्या होगी? ओम लॉ से निकालो, ओम्स लॉ से I क्या निकलेगा? V अपॉन R, तो V अपॉन R रख दिया यहाँ पे। I1 क्या निकलेगा? V तो सेम है क्योंकि सबके लिए, तो V तो सेम रहेगा पर R चेंज करेगा, R1, V R2, V R3, V R4। V कॉमन ले लोगे, V अपॉन R सेम लिख दिया, V कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा V अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4। ये आया रजिस्टर। V से V कैंसिल आउट हो गया। R इक्विवेलेंट कितना निकला? R इक्विवेलेंट कितना निकला? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, ये निकला R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास। तो देखो जब पैरेलल सीरीज में होगा तो सीधा ऐड कर देंगे, जब पैरेलल में होगा तो आप निकालोगे कैसे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में। तो जो हमारे घर पे जो सप्लाई आता है ना, वहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस को अरेंज करा होता है अलग अलग सर्किट में, जो एक सर्किट में रेजिस्टेंस अरेंजमेंट जो होती है वो पैरेलल में ही होती है। पैरेलल में क्यों होती है? मान लो सीरीज में लगा दो, यहाँ पे कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे आगे वाला कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, आगे वाला कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि यहीं से करंट पास नहीं करेगा, तो आगे वाले काम ही नहीं करेंगे। अगर एक जगह आपने हीटर लगाया, एक जगह आपने गीजर लगाया, एक जगह रेफ्रिजरेटर, एक जगह भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो कोई भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सीरीज में ऊपर से क्या होता है कि पहले वाले के पास तो खूब करंट आएगा, है ना, वोल्टेज होगा, यहाँ पे अलग होगा ना वोल्टेज, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, फिर वहाँ पे थोड़ा और कम होगा, तो इसीलिए पैरेलल ही लगाते हैं ताकि करंट भी इक्वली डिवाइड करे सब में, मतलब इक्वली नहीं पर उनकी वोल्टेज के हिसाब से। अगर हीटर को ज्यादा वोल्टेज चाहिए है तो ज्यादा करंट लेगा, जहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है वहां पे ज्यादा करंट लेगा, जहाँ पे कम है, चार्जर को थोड़ी सी चाहिए तो वहां पे थोड़ा करंट लेगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो करंट को ड्रॉ करता है, और पैरेलली मतलब एक के साथ कुछ हो जाए तो बाकी काम करते रहे, इसीलिए उनको पैरेलली अरेंज किया जाता है, जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर, है ना। तो पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर, किसी भी चीज की जो पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन, कितने टाइम में आप कितना काम कर रहे हैं वो आपकी पावर है। जैसे रूम को साफ करना है अगर, तो एक रूम को एक छोटा सा बच्चा कितने टाइम में, 2 दिन में साफ करता है, एक बड़ा इंसान कितने में करता है, 1 दिन में साफ करता है। तो इनका जो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ, जो ज़्यादा काम कर रहा है पर कम टाइम में कर रहा है, तो मतलब जो बड़ा इंसान होगा वो ज़्यादा पावरफुल है। तो हम जो वर्क को टाइम के साथ देखते हैं, टाइम के कंपैरिजन में देखते हैं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जब हम बोलेंगे तो वो पावर हो जाएगा। तो पावर हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, वर्क को मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं क्यू से, वर्क अपॉन टाइम, क्यू से मल्टीप्लाई क्यू से डिवाइड, तो W अपॉन क्यू,
Q को यहाँ ले जाओगे इसके नीचे, और Q अपॉन T, सेम बात है। अगर मैं ऐसा कर लूँ, T को इधर कर लिया, Q को उधर कर लिया, है ना, मल्टीप्लाई में है तो कर सकते हैं। अब W अपॉन Q क्या होता है, हमने पढ़ा है वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। और Q अपॉन I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब करंट। तो V इंटू आई हो जाएगा पावर। तो पावर का फॉर्मूला होगा V इंटू आई। और क्या होता है, पावर के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, वो ओम्स लॉ से आप पुट कर सकते हो। अगर तो V और I दिया है तो करंट पावर ऐसे कैलकुलेट करोगे। अगर V इक्वल्स टू आई आर, अब V की जगह अगर आई आर रख दो, ओम्स लॉ है ना, V की जगह आई आर रख दो तो P इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई, ये वाला I से एज इट इज लिख दिया, तो पावर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो पावर, अब V की जगह तो रख लिया, एक बार I की जगह रख दो, I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I ओम लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा, I की जगह V अपॉन R लिख दो तो V अपॉन R, पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, V इंटू V स्क्वायर। तो पावर के ये 3 फॉर्मूलाज आपके पास में है, V I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं पावर। जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे आपको वोल्टेज और करंट दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये लगाओगे, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। यूनिट क्या होता है पावर का, पावर का यूनिट वैसे अगर हम देखें तो ये वर्क अपॉन टाइम होता है ना, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, पर इसको हम क्या लिखते हैं, वॉट। W से हम इसको डिनोट करते हैं, तो वॉट होता है पावर का यूनिट। और 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं। ठीक है, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं। और एक हॉर्स पावर भी पावर का ही यूनिट है। इसमें कितने वॉट्स होते हैं, 746। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, E इक्वल्स टू P अपॉन T। जैसा मैंने बताया ना, P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क ही तो एनर्जी है, तो वर्क को मैं एनर्जी लिख सकती हूँ, वर्क ही तो एनर्जी है। एनर्जी को ही तो हम काम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी की वर्क की फॉर्म में डन होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ से E निकाल सकते हैं, मिनट, E अपॉन टी, यहाँ से E की वैल्यू क्या निकली, P इंटू टी। तो यही है, E इक्वल्स टू P इंटू टी होगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, कमर्शियल यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर। जो हमारे घर पे कमर्शियल मतलब जो बिल आता है आपको बिजली का, वो यूनिट में आता है ना, कि आपने 120 यूनिट खर्च किया, 25 यूनिट खर्च किया, है ना, तो यूनिट में आता है। तो एक यूनिट जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, वो होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल, है ना। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, है ना। तो 1 किलोवाट में कितने जूल होता है, एनर्जी कितनी होती है उसके अंदर। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलो मतलब, पहले ऐसे लिख देती हूँ, 1 किलोवाट आवर, 1 किलो मतलब 1000 वॉट्स। आर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 60 मिनट्स, और उसमें 60 सेकंड्स। तो 60 गुणा 60 करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा, मतलब 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 और ये वाली 3 जीरोस, और वॉट इनटू सेकंड। अब वॉट इनटू सेकंड क्या होता है, अभी मैंने बताया, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर होता है वॉट, और वर्क क्या होता है, जूल, और सेकंड होता है। तो अगर मैं वॉट इंटू सेकंड कर दूं, वॉट इंटू सेकंड कर दूं तो जूल के बराबर हो जाएगा। तो वॉट इंटू सेकंड क्या होगा, जूल। तो 36, इसको मैं क्या लिख दूं, 1 2 3 4 5 है, तो 10⁵ लिख सकती हूँ साथ में, और इसको जूल लिख दो। वॉट इंटू सेकंड होता है जूल, तो जूल लिख दिया। और 3.6
लिखूंगी अगर, तो यहाँ पे मैं 6 कर दूंगी। अगर पॉइंट में, अभी ये सही तरीका होता है डेसिमल में लिखने का, पावर अगर आप लिख रहे हैं तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होता है। तो ये वाला नंबर भी आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए। ये कैलकुलेशन करने को नहीं पूछेगा, पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होता है। ठीक है, फिर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट अगर किसी वायर से पास कर रहा है तो वहां पे हीट पैदा करता है वो। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज में हीट पैदा कर रहा है, प्रेस में अगर आप प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो उसमें भी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं, या रूम हीटर्स जो होता है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं करंट का। तो वो किस तरह से यूज होता है, तो देखो जब भी करंट किसी रजिस्टर से पास करता है ना, तो रजिस्टर क्या करता है, उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड कराता है करंट को। अगर धक्का मुक्की चल रही है वहां पे ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा ज्यादा, तो करंट को बहुत टकरा के आना पड़ेगा। पहले वो एनर्जी के साथ आ रहा है, एनर्जी के साथ वो टकरा रहा है अगर अंदर बहुत ज्यादा, तो वो एनर्जी जितनी थी उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी ना, थोड़ा वो ढीला, आगे जाके वो थोड़ा स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। यहाँ से तेज आ रहा था, फिर टकराया, फिर थोड़ा स्लो हो गया। तो जो वो स्पीड कम हुई है, वो कहीं तो एनर्जी यूज हुई होगी ना, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं होती ना, एनर्जी क्रिएट की जाती है, किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। तो जो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा था और टकराने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। ठीक है, तो हीट एनर्जी में तभी थोड़े टाइम में गर्म हो जाती है। जो वायर्स को आप देखते हो, अगर आप बल्ब को कहीं इलेक्ट्रिक बल्ब को आप पकड़ के देखोगे तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है बाहर से। तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट है ये कन्वर्ट कर लेता है खुद को किसी और एनर्जी में जो हीट की फॉर्म में करता है ना। तो जूल्स ने दिया अपना लॉ ऑफ हीटिंग इस पे। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, पावर इनटू टाइम, कितने टाइम तक कितनी पावर पास कर रहे हो किसी भी रेजिस्टर से, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है, I²R भी होता है, VT भी होता है, तो कुछ भी लिख सकते हो, पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो यूज किया है वो है I²R। तो पावर की जगह I²R लिख दिया, साथ में टाइम लिख दिया। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग I²RT, जहाँ पे H है हीट प्रोड्यूस्ड, और इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ऑपोजिशन उस करंट को मिल रहा होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, और जितना ज़्यादा टाइम तक फ्लो करते रहोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे अगर जो यूज़ होता है बल्ब के अंदर, ठीक है, टंगस्टन आपको मालूम है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना रहता है। तो जब वहां से वो क्या करता है, वो बहुत एक लार्ज रेजिस्टेंस करंट को ऑफर करता है। जो करंट वहां से पास कर रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा वो रोक के रखता है। बहुत ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस वो उसको प्रोवाइड कराएगा तो बहुत ज़्यादा उनको ऑपोजिशन मिलेगा, अंदर से ऑपोजिशन मिलेगा तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, और स्पीड अगर बहुत कम हो जाएगी तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, और वही हीट में कन्वर्ट हो के लाइट बना देती है ना। हीट वहां पे इतनी बनेगी कि वो लाइट ही बना देगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब काम करता है। ये ऐसी चीजें इसमें होती है। हीटर्स में जो होता है वो निक्रोम यूज होता है, एक एलॉय होता है निक्रोम, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वैसे ही वो भी क्या करती है, जो आपका कॉइल होता है हीटर में वो भी निक्रोम का बना रहता है, तो इस वजह से वो गर्मी आपको प्रोवाइड करता है, वो करंट को ही हीट में कन्वर्ट कर देता है, हीट से लाइट भी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, आयरन में भी यही होता है कि एक खूब जिसका लार्ज रेजिस्टर है उसको ज्यादा लगा लिया, उसमें से ज्यादा करंट पास करवा लिया तो वो गर्म हो जाता है, वहां पे एक हीटिंग इफेक्ट उसके बाद देना शुरू कर देता है। ठीक है, फ्यूज की बात आगे करेंगे डिटेल में। तो एप्लीकेशन क्या है इसके, देखो कि हीटर में यूज होता है, आयरन में, गीजर्स में, जो गीजर में पानी गर्म हो रहा है, या इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से सब कुछ चल रहा है वहां पे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने देखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में वायर होती है, अभी तो नहीं, पहले होते थे ये घर में, तो ये वायर होती थी। अभी तो क्या एमसीबीज लग गए हैं अलग अलग रूम के। अब किसी भी रूम में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो एमसीबी खुद को डाउन कर लेता है ना।
तो वो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। पर पहले जो होता था वो होता था ऐसे फ्यूज़ होता था, तो फ्यूज़ में एक फ्यूज़ वायर अंदर से लगी रहती थी, ये वाली वायर यहाँ पे फ्यूज़ वायर होती थी। किससे बनी रहती थी? ये टिन से और लेड से बनी रहती थी। ये एलॉय होता है, एक एलॉय किस किस का होता था? ये टिन और लेड का एलॉय होता था, मतलब SN और PB का एलॉय होता था, इससे मिलके ही बनी है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता था। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है मतलब जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो अब ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा तो हीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे हीट होना शुरू हो जाएगा ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ये पूरी तरह से SN और PB है ना, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ये बंद, यहाँ पे पिघल के ये यहाँ चिपक जाएगा पूरा, तो ये सर्किट को ही खोल देगा, ब्रेक कर देगा सर्किट को, सर्किट ब्रेक हो गया जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होने वाला होता था तो ज़्यादा करंट पास करता है, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करने लग गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये पिघल के सर्किट को ब्रेक कर देता था, जिसकी वजह से करंट फ्लो रुक जाता था, है ना। तो क्या होता है देखो, जो अगर करंट एक्सीड कर गया सेफ लिमिट से, एक सेफ लिमिट होती है ना कितना करंट होना चाहिए, अगर उससे ऊपर एक्सीड कर गया तो मतलब शॉर्ट सर्किट होने वाला है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो अब फ्यूज़ वायर जो होगी वो मेल्ट कर जाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये घरों में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स में यूज़ होता है और अप्लायंसेज में भी यूज़ होता है बल्कि। ठीक है, अप्लायंसेस के अंदर अलग अलग जो अप्लायंसेस होती है उनमें भी फ्यूज वायर यूज होती है। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है ना, जनरेटर यूज करते हैं ना जब लाइट नहीं होती तो जनरेटर यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ये तो मालूम है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहा है, पर किससे? एक एनर्जी को ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है ना, ये खुद से तो ये पैदा नहीं कर रहा है एनर्जी को। ठीक है, तो ये क्या करेगा? किसी एनर्जी को तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी आती है। मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं किसी की भी, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का प्रोडक्शन होता है। एक इलेक्ट्रिक मतलब इसका यही से समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ से समझो, डायग्राम से आपने सुना होगा जैसे उसको ऑन करते उसमें ठक 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 की आवाज आती है। तो ठक ठक क्या होता है अंदर? तो जो ये कॉइल होती है ये होती है एक आर्मेचर कॉइल, अंदर से एक तार होती है जिसको दो बड़े बड़े मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। तो ये बड़े दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में एक वायर को रखा हुआ है, वो वायर क्या घूमती जाएगी, आर्मेचर कॉइल जो होगी वो इनके मैग्नेट के आसपास वो घूमेगी जिसकी वजह से वो आवाज आता है। और ये घूमेगी कैसे? यहाँ पे कुछ आपने बाहर से उसको दिया है, कुछ पंप या कुछ तो आपने कोई मैकेनिकल सोर्स बाहर से दिया है जो इसको घुमाएगा। अभी जैसे घूमेगी यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है क्योंकि दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा जैसे ये घूमेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट बनेगा यहाँ से जो इस कॉइल में इस तरह से पास करेगा। ये कॉइल कंडक्टर है ना, एक कॉइल, ये करंट कंडक्टिंग कॉइल यहाँ पे लगाई है। तो एक करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा जो यहाँ से फ्लो करेगा और ये ब्रशेस यहाँ पे लगे हैं, है ना, और स्लिप रिंग्स लगी है। इन रिंग्स के थ्रू यहाँ पे आपको दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू करेगा, मतलब करंट की प्रेजेंस को ये मेजर कर रहा है इसके बीच में और इस तरह से करंट बनाएगा, है ना। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? कॉइल जब घूमती है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती है तो इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे है? पावर स्टेशंस में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए घरों में यूज होता है ये। ठीक है,
तो ये होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर ट्रांसफॉर्मर, आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? अब ये भी एक ऐसी डिवाइस है जो चेंज करेगी, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी वोल्टेज को ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। हाई वोल्टेज पे ये कम करंट देती है, और कम करंट पे हाई वोल्टेज, और कम वोल्टेज पे हाई करंट दे देती है। तो ये उल्टा करती है इस तरह से, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? चेंज करता है, मतलब या इंक्रीज या डिक्रीज करता है वोल्टेज को एट रिस्पेक्टिव करंट। जो भी आप करंट दे रहे हो उस पे वोल्टेज को चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो होता है ट्रांसफॉर्मर। अब कौन से उस पे प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इसी पे काम करता है ना। जो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है ट्रांसफॉर्मर। एक इसमें प्राइमरी कॉइल होती है यहाँ लगी हुई, यहाँ पे सोर्स होता है जो करंट इसको दे रहा है, एसी सोर्स एक लगा रहता है, और ये सेकेंडरी कॉइल होती है इसमें लगी हुई, है ना। अब प्राइमरी कॉइल से जब करंट पास कर रहा है, करंट पास यहाँ से आप करवा रहे हो, यहाँ से करंट पास हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी। मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी तो वो म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अपने पास वाले कॉइल से भी वो पास करेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से पास कर रही है, तो मैंने जैसे अभी बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी यहाँ से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें भी एक करंट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर हमें बोलता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करता है, लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट। स्टेप अप में ये वाली जो कॉइल के नंबर होंगे ये कम होंगे, और यहाँ पे जो नंबर होंगे इसकी रोटेशन के ये ज़्यादा होंगे। मतलब एक तरफ आपको थोड़ी कम उसको कॉइल के राउंड करने, एक तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल चाहिए आपको। तो अब क्या होगा? यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो हाई होगा, इससे नंबर से चेंज करता है करंट, है ना। तो जितना हाई होगा मतलब इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो है वो नंबर के, वोल्टेज जो है वो नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो लो वोल्टेज होगी जहां पे कम रिवोल्यूशन होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज कैसी थी? कम थी, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के, है ना। अगर नंबर ज्यादा है तो करंट कम होगा, तो यहाँ पे नंबर कम है तो यहाँ पे करंट ज्यादा है। नंबर ऑफ रोटेशन कॉइल के कम है तो करंट ज्यादा है, और वोल्टेज कम है क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगी और करंट कम होगा। तो ये स्टेप अप में क्या करते हैं हम? लो करंट को हाई करंट पे लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया लो करंट पे हाई वोल्टेज में, ठीक है। मतलब पीछे आपने कम वोल्टेज रखी है और आगे आप ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये वोल्टेज को चेंज करना है बस आपने, है ना। उसके लिए ट्रांसफॉर्मर लगाए हुए। स्टेप डाउन में उल्टा होता है। स्टेप डाउन में ये वाले जो रोटेशन होता है कॉइल के, यहाँ पे ये ज़्यादा होता है इस तरह से, जो सोर्स आप दे रहे हो प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी में कम होते हैं। अगर सेकेंडरी में कम होंगे तो जो यहाँ पे लोड लगेगा, अब ये नंबर ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम है। अब यहाँ पे कम नंबर है तो नंबर कम है, वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। ये आप हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कर रहे हो, कन्वर्ट फ्रॉम लो करंट टू हाई करंट, ठीक है। तो ये स्टेप अप होता है, ये स्टेप डाउन होता है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज ऑफ एसी, है ना। ये किस लिए यूज़ होता है? जैसे मान लो अगर हमें क्या करना है, एक पावर स्टेशन होता है जहाँ पे पावर बनती है, तो वहाँ से पावर स्टेशन से अलग अलग घरों में हमें बिजली को लेके जाना है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाना है। अब अगर हम बहुत सारा करंट पास करवा रहे हो, मान लो एक पावर स्टेशन है जहाँ पे मैक्सिमम करंट बना हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो ये कोई पावर स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारा करंट बना है, मान लो 3000 मेगावाट का यहाँ पे करंट बना है।
ठीक है। अब उसको अलग अलग घरों में पहुंचाना है, अलग अलग गाँव में पहुंचाना है, अलग अलग विलेजेस सिटीज में पहुंचाना है उस करंट को। अगर वो इतना ही करंट पास कर रहे हो आप इस वायर के थ्रू, तारों के थ्रू आता है ना घर पे करंट, तो इन वायर्स के थ्रू अगर ये करंट आ रहा है और ज़्यादा वोल्टेज पे ही पास कर रहा है ये, तो करंट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा कि तार में रेजिस्टेंस भी होता है, ऑपोजिशन उसको मिलेगी, तो मैक्सिमम जो है ना वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। अगर मैक्सिमम हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास पहुंचा 100 मेगावाट, तो मैक्सिमम करंट तो तुम्हारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया एनर्जी की फॉर्म, हीट की फॉर्म में, यहाँ तक कम पहुंचा। तो इस जो आपका ये पावर लॉस हो रहा है ना, एनर्जी लॉस हो रहा है, इसको कम कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक लगाते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट में यहाँ पे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे स्टेप अप लगाओगे, स्टेप अप, तो यहाँ पे करंट कम हो गया, कम में आपने चेंज कर दिया। अब कम करंट अगर यहाँ पे पास कर रहा है तो अब लॉस भी कम ही हो रहा है, क्योंकि कम करंट जा रहा है अब तार के थ्रू, तो लॉस कम ही हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे चाहिए है घर में, यहाँ पे आपने स्टेप डाउन लगा लिया, स्टेप डाउन लगा लिया तो करंट यहाँ पे बढ़ गया, वोल्टेज यहाँ पे घट गया, करंट बढ़ गया, घर पे आपकी करंट की मैक्सिमम सप्लाई आना शुरू हो गई। तो ये एनर्जी लॉस जो होता है ना रास्ते में ले जाने के लिए, ट्रांसमिशन में, जो ये देखो एम्प्लॉयड इन ट्रांसमिशन लाइन में है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो डिफरेंट वोल्टेज लेवल जिनको चाहिए होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर को अलग वोल्टेज चाहिए है, टीवी को अलग वोल्टेज चाहिए है, हीटर को अलग वोल्टेज चाहिए, चार्जर को अलग वोल्टेज चाहिए, तो वो अलग अलग छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर सबके अंदर सेटअप करे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ये भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है, उल्टा करती है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे ना, अंदर कॉइल घूम रही थी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे और वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवानी है और वो मैकेनिकल में ये कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, जहाँ पे करंट पास करेगा कॉइल के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी और एक फोर्स इसको मिलेगी दैट कॉज रोटेशन। अब अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करिए तो इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जा सकता है और मैग्नेटिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जा सकता है ना। तो अब क्या होगा, जैसे आप देखते हो फैन में, है ना, फैन में आप बटन ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और फैन चलना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी गई, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वैसे ही क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रॉन भागने शुरू हुए मतलब करंट पास हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई और फैन चलना शुरू हो गया मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई। तो जो ये फैन होता है, वॉशिंग मशीन सेम है ना, जैसे ही स्विच ऑन करते हो वैसे ही वो चलना शुरू कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब बननी शुरू हो जाती है। और ये वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर्स हो गए, आपके ग्राइंडर्स हो गए, वाटर पंप हो गए, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल मशीन्स होती है जिसमें आप मोटर का यूज़ करते हो। छोटी छोटी मोटर सभी अप्लायंसेस के अंदर लगी रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करके आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है और कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है और उसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो बस ये था आज के लेक्चर में, हमने बात कर ली है सारे पावर और कुछ अप्लायंसेस के भी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम इनसे रिलेटेड सारे के सारे PYQs और एक्सपेक्टेड MCQs के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।